हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री में हमने समझा था ऋग वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति क्या थी, वेशभूषा क्या थी, दशरागी युग का पढ़ा था हमने, खान पान देखा था, नारियों की स्थिति क्या थी, क्या सोसाइटी थी, इन सब का हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ चुके। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक सभ्यता का प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था। सबसे प्रमुख कौन सा था आपका? पंजाब, अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक का क्षेत्र, ये हमने किया था, समझ चुके थे ना हम लास्ट लेक्चर में। ये ऋग वैदिक में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? सबसे अधिक उल्लेख सरस्वती नदी और सिंधु नदी का हुआ है। दूसरी, सिंधु नदी का भी उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है। ऋग्वेद में जिन 7 नदियों का उल्लेख मिलता है उसे किस नाम से जानते हैं? सप्त सिंधु से जानते हैं। कौन कौन सी थी वो 7 नदियाँ? लास्ट लेक्चर में हमने किया है कि 7 नदियाँ कौन कौन सी थी जिसे हम सप्त सिंधु बोलते हैं। कौन कौन सी थी? सरस्वती, सिंधु प्लस 5 सिंधु की सहायक नदियाँ, इनको ही हम क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं ना। कौन कौन सी थी वो नदियाँ? कौन कौन सी थी आपकी? जैसे सिंधु होगी, सरस्वती होगी, फिर सिंधु की जो नदियाँ थी जैसे आपकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। 5 + 2 7 हो गई। कितनी होगी? 7। ये 7 नदियाँ मिला के क्या बनाती थी? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्षेत्र किन नदियों से मिलकर बना? किससे मिला? एक तो सिंधु नदी होगी, सिंधु की 5 सहायक नदी कौन कौन सी? झेलम, जिसको हम विस्ता बोलते हैं प्राचीन नाम में, चिनाब, अस्कनी, रावी, परुष्णी, व्यास, बिपाशा, सतलज, सतुद्री और सरस्वती। टोटल कितनी होगी? 7 नदियाँ। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा कि भाई सिंधु की राइट साइड कौन सी होती है और लेफ्ट साइड, यानी कि ईस्ट साइड और वेस्ट साइड कौन कौन सी नदियाँ बहती है, उसकी भी एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से कर चुके हैं। तो चलो क्वेश्चंस पे कंसंट्रेशन करते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी को किस नाम से बोला जाता था? क्या नाम दिया है? नदी तमा, यानी कि नदियों में श्रेष्ठ। और दूसरा सिंधु माता, और क्या बोला जाता है? सिंधु माता। दूसरा क्या बोला जाता है बेटा? सिंधु माता, ठीक है, यानी कि नदियों की माता। और नदी तमा, नदियों में अग्रवती या नदियों में श्रेष्ठ नदी। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का प्रथम निवास स्थल कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश, या सप्त सिंधु कह दो या सप्त सिंधु प्रदेश कह दो, एक ही बात है। ऋग्वेद में किस नदी को माँ की संज्ञा दी गई है? सिंधु नदी को भी दी गई है और आपकी सरस्वती नदी को भी दी गई है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है। ऋग्वेद में वैसे ना माता की संज्ञा सिंधु नदी को ही कह दो, ज़्यादा प्रेफरेंस जाएगा किसको? सिंधु को। और सेकंड प्रेफरेंस जाएगा आपका सरस्वती को। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? आपको कई जगह 30 नदियां भी देखने को मिल जाएगी, कई जगह आपको दिखेगा कि 25 नदियों का भी उल्लेख मिला है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल ऋग्वेद के अनुसार कहाँ बताया गया है? कि पर्वतों से निकलकर समुद्र में मिलने वाली नदी। ऋग्वेद काल में आर्यों का जीवन किस क्षेत्र में अधिक केंद्रित था? कहाँ ज़्यादा केंद्रित था? जो आपका वेस्ट इंडिया था, यानी कि हमारा पश्चिम भारत था, जहाँ पंजाब और हरियाणा है। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है? गंगा नदी का 1 बार है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यमुना का ही आ गया। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। और सरस्वती नदी का लगभग 60 बार। और सबसे ज़्यादा स्तुति किसकी की गई है? सिंधु नदी की। ऋग्वेद क्षेत्र में भूमि को किस नाम से जाना जाता है? सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद में समुद्र शब्द का अर्थ क्या है? समुद्र शब्द का बड़े जलाशय या झील। ऋग्वेद काल की भूमि को आधुनिक भारत में किस भाग से जोड़ा जाता है? कौन कौन सा आ गया आपका? कौन कौन सा? पंजाब, जो आपका आज के दिन देखोगे आप पाकिस्तान का भी पार्ट है, इंडिया का भी पार्ट है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान। जैसे अफगानिस्तान में आपकी 4 नदियां थी, क्रूमू होगी, काबुल होगी, इस टाइप की नदियां। ऋग्वेद में किसे नदियों की माता कहा गया है? सिंधु नदी को बोला गया है। अगर सिंधु नदी ऑप्शन में नहीं आएगा तो हम किसके साथ जाएंगे? सरस्वती के साथ जाएंगे, ठीक है, सिंधु माता। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा बोला गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक
लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं? नदियों के किनारे, उपजाऊ मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वैदिक जो लोग थे वो किसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं? पंजाब और उसके आसपास का जितना भी एरिया होता था उसे सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता था। ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द का क्या महत्व है? यह आर्यों का निवास स्थान है और सबसे प्राचीन नाम है। ऋग्वेद में सरस्वती किस प्रकार वर्णित है? सरस्वती नदी किस प्रकार वर्णित है, कैसे है? सिंधु और गंगा के बीच बहने वाली सबसे महान नदी को हम सरस्वती नदी से वर्णित करते हैं, जिसके ऊपर अब दोबारा इसको पुनर्जीवित करने के लिए काम चल रहा है। ये राजस्थान में जाके लुप्त हो जाती है, हो ही गई थी एक टाइम पे, अभी भी है ही लुप्त भाई, अभी तो इसको पुनः जीवित करने का कार्य स्टार्ट है। ऋग्वैदिक में आर्य समुद्र के बारे में क्या जानते थे? लोग सोचते थे कि बहुत बड़ा जलाशय है, खारे पानी के समुद्र से, ऐसे ये लोग परिचित थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। किस वेद में गंगा का केवल एक बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक लोग किस क्षेत्र को धरती का सर्वोत्तम स्थान मानते हैं? किसको मानते हैं? सरस्वती और दृष्टि के मध्य का क्षेत्र, ब्रह्मावर्त, जहां आज हरियाणा काउंट होता है, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन भू क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? हम ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सबसे ज़्यादा बार अगर उल्लेख की बात आ जाए सरस्वती नदी, अगर समृद्धि की बात आ जाए, समृद्धि में हम करेंगे सिंधु नदी। सरस्वती नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है हमें? 60 बार। कौन सा क्षेत्र ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र है? कौन सा है? सप्त सिंधु क्षेत्र। ऋग्वैदिक समाज में नदियों का महत्व क्यों अधिक था? कृषि के लिए उपजाऊ भूमि थी, नदियों के किनारे रहते थे तो जल भी इनको मिलता था, आवागमन ठीक था इनका, और धार्मिक आस्था के लिए। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः किन किन नदियों के किनारे बसे हुए थे? सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ, जो 5 सहायक नदियाँ थी। ऋग्वेद में किन 2 नदियों को मिलाकर नदी युग्म कहा गया है? किसको? गंगा यमुना, जिसको हम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र भी बोलते हैं। ऋग्वेद में ऋषिकेश नाम किस स्थान का उल्लेख मिलता है? हिमालय की तलछटी के क्षेत्र को ऋषिकेश बोला गया है ऋग्वेद में, और आज भी हम उसको ऋषिकेश ही बोलते हैं। ऋग्वेद में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त, श्रीखंड क्षेत्र, श्रीकंठ भी कह सकते हो, श्रीकंठ क्षेत्र, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की आरंभिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बेटा कौन सा था आपका? पंजाब। ऋग्वेद में पार्थिवी शब्द का पिछले आपको लास्ट लेक्चर में कुछ वर्डिंग बताई थी, वैसे ही सेम बोला था ना कि शब्दों के बारे में भी क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, तो पूछ लिया इसमें पार्थिवी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? पृथ्वी, भूमि के लिए। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा जिस क्षेत्र को धरती का सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा गया है वह कौन सा है? वह आपका सरस्वती और दृष्टि के मध्य का क्षेत्र, ब्रह्मावर्त। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? लगभग 150 बार। ऋग्वैदिक लोग समुद्र को किस रूप में जानते थे? कि बहुत बड़ा जलाशय है, खारे पानी की झील है, महासागर के रूप में। ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान किस आधुनिक देश तक फैला था? अफगानिस्तान तक फैला था, लास्ट लेक्चर में हमने समझा है। ऋग्वैदिक काल में सबसे उपजाऊ भूमि किसे माना जाता था? सरस्वती और दृष्टि के नदियों के बीच में, दृष्टि जिसको हम घग्गर नदी भी बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का किस प्रकार उल्लेख होता है? हिमालय पर्वत का गिरिराज, पर्वतराज और हिमवंत, ठीक है, हिमवंत भी देखने को मिलेगा आपको। ऋग्वेद के अनुसार कौन सी नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती थी? कौन सी मानी जाती थी? झेलम, वित्सता जिसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद में दुहायु और पंजन्य, ये दोनों शब्द बताएं आपको। पंजन्य क्या थे? जो आपकी जनजातियां थी, जो राजा दशरथ, उसके आपका जो दशराज्य युद्ध हुआ था उसमें जो आपके 10 आर्य की जो अलग अलग जातियां थी उनका, और राजा सुदास का, तो उन्हीं में से है दुहायु और पंजन्य। किस क्षेत्र से जुड़ी हुई जनजाति थी? पश्चिमी क्षेत्र और वर्षा वाले एरिया से।
ऋग वैदिक काल में नदियों का धार्मिक महत्व किस रूप में था? किस रूप में था? स्नान करने के लिए, यज्ञ और देवताओं को अर्पण करने में। ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द कितनी बार आया है? 6 बार। ऋग्वेद में भारत शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ से मिलता है? दशराज्य युद्ध के प्रसंग में। ऋग्वेद में दृष्टि नदी का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ था? ब्रह्मावर्त क्षेत्र की सीमा के रूप में। ऋग्वेद में कुभा, कुभा कह लो या कुंभा कह लो, बात एक ही है, कुंभा और कुरुम दोनों अफगानिस्तान की नदियां हैं, जिसको कुभा को हम काबुल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको कुर्म ऐसे भी बोलते हैं, कुर्म, ठीक है। किस नदी के नाम है अफगानिस्तान क्षेत्र की? काबुल और कुर्रम नदी के नाम से। ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ? जो आर्यों की प्राचीन भूमि थी, पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र के लिए। ऋग्वेद में मरुत किस प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है? मरुत तूफान, यानी कि देवता मरुत, तूफान और वर्षा, ये देवता के लिए है, ठीक है, तूफान और वर्षा। ऋग्वेद में हिमवत और मुंजवत किसके प्रतीक हैं? हिमालय पर्वत के। ऋग्वेद में शतुद्री किस आधुनिक नदी का नाम है? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। ऋग्वेद में विपाशा, विपाशा नाम है, व्यास है, इसको कई जगह आपको विपाश भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऋग्वेद में परुष्णी किस आधुनिक नदी का नाम था? रावी नदी का, ठीक है, रावी नदी को हम बोलते हैं परुष्णी नदी, जहाँ पे आपका दशराज्य युद्ध हुआ था। दशराज्य कह दो, दाशराज्य कह दो, राजा सुदाश वर्सेस 10 राजा। ऋग्वेद में अस्कनी चिनाब नदी को बोलते थे। ऋग्वेद में वित्सता किस आधुनिक नदी का नाम है? झेलम का। ऋग्वेद में सिंधु नदी का महत्व किस रूप में था? नदियों की माता और आर्यों का जीवन रेखा। ऋग्वेद में किस पर्वत से उत्पन्न नदियों का विशेष उल्लेख मिलता है? हिमालय पर्वत से। ऋग्वेद काल में कौन सा क्षेत्र पवित्र भूमि माना जाता था? जो आपका सरस्वती और दृश्यदती यानी कि घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र था, ब्रह्मावेत्र, जो कुरुक्षेत्र का भी प्राचीन नाम बोला जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस विशेषण से संबोधित किया गया है? किससे संबोधित किया गया है? अम्बितमा, नदीतमा, देवीतमा, ठीक है, और सिंधु नदी को सिंधु माता। ऋग्वैदिक लोग किस नदी को धरती की नाभि कहते हैं? किसको बोलते हैं भाई? कुरुक्षेत्र को, जिसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र किस प्रकार वर्णित किया गया है? कैसे किया गया है भाई? उपजाऊ भूमि है, समृद्ध है और देवताओं का प्रिय प्रदेश रहा है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख किस प्रसंग में हुआ था? दशराज्य युद्ध के समय हुआ था इसका। ऋग्वैदिक लोग अफगानिस्तान क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? गंधार क्षेत्र। ऋग्वेद में कुंभा नदी किस आधुनिक नदी का नाम है? काबुल नदी का। कुर्रम नदी से जानते हैं आज के दिन हम। ऋग्वेद में रस नदी का उल्लेख किस रूप में वर्णित किया गया है? रस नदी का, जिसको आज वोल्गा नदी बोलते हैं, उसको प्राचीन काल में ऋग्वेद के टाइम पे रस नदी बोलते थे, ठीक है। मध्य एशिया की एक नदी वोल्गा नदी है जो। ऋग्वेद में गोमती नदी का उल्लेख यूपी में। ऋग्वेद में सरयू नदी का उल्लेख लास्ट लेक्चर में हमने किया है, सप्तम मंडल में हुआ है। ऋग्वेद में यानी कि जो आपका 7वां मंडल है उसमें इसका वर्णन है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 60 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। गंगा नदी का 1 बार। ऋग्वैदिक आर्यों में मुख्य संघर्ष क्षेत्र कौन सा था? सप्त सिंधु और सरस्वती क्षेत्र में, ठीक है, जो आपका रावी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी, रावी नदी के तट पर। अब देखो वन लाइनर भी कर लेते हैं हम इनके, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, आपके भौगोलिक परिचय का सब ये कंप्लीट हो गए, यही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो एक बार और हम रिवाइज हो जाएगा हमारा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदियों का सम्मिलित थी, तभी इसको सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया है, 7 नदियों का प्रदेश बोला गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का क्षेत्र आज के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और ये तो आगे हमारे इंडिया की बात। अगर बाहर की बात करें तो आपका जो पाकिस्तान का भी एरिया था और अफगानिस्तान का भी एरिया था।
और विंध्य पर्वत को तो ये क्रॉस कर ही नहीं पाए थे। ऋग्वेद में सप्त सैंधव शब्द आर्यों के भूभाग का उल्लेख मिलता है। इस काल में आर्य लोग मुख्यतः रूप से नदी घाटियों में बसते थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रशंसा सरस्वती नदी की गई है, जिसे हम नदी तमा बोलते हैं। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नंदिना माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नंदिना माता। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख मिलता है, परंतु गौण रूप में यानी कि कम रूप में। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदियों को नदी स्तुति सूक्त में विशेष रूप से वर्णित किया गया है, 75वें सूक्त में। ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे विशाल और शक्तिशाली बताया गया है। ऋग्वेदिक आर्य पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वत और उपजाऊ मैदानों की मातृभूमि कहते थे। ऋग्वैदिक भूगोल मुख्यतः आपका पंजाब में 5 दरिया और सरस्वती क्षेत्र पर केंद्रित था। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत और उसके पार्वती क्षेत्र का भी उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए उषर भूमि शब्द का प्रयुक्त किया। भाई देखो, ये शब्द जरूर करना। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं और इसमें भी आपके कुछ शब्द आ चुके हैं, तो इन शब्दों को जरूर याद रखना। मरुस्थल के लिए उसर भूमि। ऋग्वेद में के अनुसार इस काल का क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ था। ऋग्वेद में कुरु, पंचाल, मत्स्य, यदु जैसे जनों का उल्लेख मिलता है, जिनको हम पंचजन्य भी बोलते हैं। ठीक है। इस काल में आर्यों के प्रमुख बसाव क्षेत्र को हम आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वैदिक भूगोल में नदियों को जीवन रेखा और देवियों के रूप में देखा गया है। ऋग्वैदिक समाज का विस्तार सिंधु और गंगा यमुना क्षेत्र के बीच में हुआ। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत के उपजाऊ मैदान और नदियों के किनारे निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, पर एक जगह उल्लेख मिलता है जब आपका राजा सुदाश का वर्णन आता है ना, उस टाइम हमें भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। यहाँ भूभाग को सप्त सैंधव कहा गया है। सप्त सिंधु क्षेत्र को ऋग्वेद में आर्यों की स्वर्ण भूमि कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन समुद्र तक बहने वाली नदियों के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में नदियों को गायों की भांति दूध देने वाली कहा गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 10वें मंडल में नदियों की सामूहिक स्तुति की गई है। किसमें? 10वें मंडल में सामूहिक स्तुति। ऋग्वैदिक क्षेत्र में पश्चिम में काबुल नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, जो काबुल नदी कहाँ पर है? आपके अफगानिस्तान में। ठीक है, जिसको हम कुंभा नाम से भी जानते हैं, प्राचीन नाम है कुंभा। ऋग्वेद में पंजाब की 5 नदियों का बार बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को अत्यधिक शक्तिशाली व उग्र कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी और देवताओं की प्रिय नदी बताया गया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख भले ही कम हो, लेकिन बाद में ये सबसे पवित्र मानी गई। ऋग्वेद में मरुत पर्वत और मुंजवत पर्वत, यानी कि मुंजवत पर्वत, मरुत पर्वत आपके हिमालय, ठीक है, हिमालय से वर्णन है इसका। हिमवंत भी बोल देते हैं हम इसको। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इशारे मिलते हैं, जैसे आपका मुंजवन पर्वत हो गया, मरुत पर्वत हो गया, हिमवंत पर्वत हो गया, ऐसे। ऋग्वेद में आर्य लोग, देखो शब्द फिर आगे, उष्ट। उष्ट किसके लिए यूज होता था? ऊंट के लिए। अश्व, घोड़े और गौ पालते थे, जिसे इनका भूभाग उत्तर पश्चिमी भारत से जुड़ता है। ऋग्वैदिक क्षेत्र में उपजाऊ मैदान और घास के चारागाह अधिक थे, और घास के चारागाह के प्रमुख के नाम को आपका पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। कमेंट में बताना क्या था। इस काल में आर्य लोग नदियों के किनारे बसकर खेती और पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? लगभग 150 बार, जो पश्चिमी सागर यानी कि अरब सागर की ओर संकेत करता था। ऋग्वेद के अनुसार आर्य लोगों का क्षेत्र उत्तर भारत के मैदान और पंजाब के दरियाई क्षेत्र में था। ऋग्वेद में नंदिनापति, सरस्वती, ये नंदिनापति तो है सरस्वती नदी। अगर नंदिना माँ आ जाए, नंदिना माँ की बात आ जाए, तो नंदिना माँ करोगे सरस्वती को, और अगर पति की बात आ जाए, नंदिना पति,
तो वो है सिंधु नदी, और नंदिना माँ सरस्वती, याद रखना इन चीज़ों को। ऋग्वैदिक भूगोल की विशेषता ये है कि यह पूरी तरह नदी प्रधान सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे अपने भूभाग को स्वर्ग और देवभूमि के समान मानते थे। यहाँ पे आपको अनार्य भी बोला गया है। अनार्य किनको बोला गया है? द्रविडियन लोगों को बोला गया है, जो ऑलरेडी भारत में रहते थे, जो इनके रीति रिवाज, इनके देवताओं को नहीं मानते थे ऐसे, तो उनको अनार्य भी नाम बोला गया है। इसलिए ऋग्वैदिक काल के लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि हम स्वर्ग में रहते हैं और देवभूमि के समान अपनी धरती को ये मानते हैं। ऋग्वेद में कुल बार कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 30 नदियों का, और कई जगह आपको 25 भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, एक दो एग्जाम में 25 भी माना गया है और एक दो में 30 भी माना गया है। इसमें से सरस्वती, सिंधु और गंगा सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ थी। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सर्वाधिक बार 60 से अधिक बार उल्लेख किया गया है। सप्त सिंधु क्षेत्र को आर्यों का आदि निवास स्थल माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश आज का आपका जो पंजाब और अफगानिस्तान का एरिया है वो काउंट होता है। ऋग्वेद में रावी नदी को इरावती, ठीक है, इरावती नाम से भी संबोधित करते हैं, इसका अन्य नाम है। सरस्वती में झेलम नदी को वित्सता नदी बोला गया है। चिनाब नदी को अस्किनी नाम, और ऋग्वेद में व्यास नदी का नाम विपाशा था। ऋग्वेद में सतलज नदी को शतुद्री, शतुद्र भी बोल देते हैं और शतुद्री भी बोल देते हैं, ठीक है, शतुद्री भी। ऋग्वेद में सरयू नदी का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो आपके अफगानिस्तान साइड है। ऋग्वेद में आर्य लोग अपने भूभाग को जनपदों में बांटकर बसते थे। 5 थे इनके, कौन कौन से थे? आपका कुल, ग्राम, वेश, जन और राष्ट्र। इस काल में नदियों के किनारे बसे गांवों को ही जन कहा गया है। ऋग्वेद में आर्य लोग स्वयं को भारता, त्रिस्तु और यदु नामक जनों से जोड़ते थे, ठीक है। ये इनके क्या थे? वंश थे, भारता वंश, त्रिस्तु वंश और यदु नामक वंश। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख जलाशय या बड़ी झील के रूप में किया गया है। खारे पानी की झील भी बोल देते थे इसको। ऋग्वेद में पश्चिम की ओर स्थित प्रदेश को गंधार क्षेत्र बोला गया है, यानी कि जो आपका अफगानिस्तान का एरिया था, ठीक है, इसको गंधार क्षेत्र भी कहा गया है। ऋग्वेद में पूर्व की ओर का उल्लेख कुरु पंचाल क्षेत्र के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में मरुस्थल रेगिस्तान के लिए उसर भूमि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों का विस्तार धीरे धीरे सिंधु से गंगा यमुना क्षेत्र की ओर, यानी कि ईस्ट साइड बढ़ता जा रहा था। ऋग्वेद के अनुसार यह भूभाग उपजाऊ नदियों से परिपूर्ण और कृषि के योग्य था, ठीक है। ये था आज आपकी भौगोलिक स्थिति के सारे वन लाइनर और क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।